आज हम बाबा के गुरुकुल में विपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 12 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 1 को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा भाग है। अगर आप पहले 2 भाग को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो हम शुरू करते हैं। अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। उन्होंने मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हड़ताल के दौरान मजदूर मालिकों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग न करें। मजदूरों के हड़ताल की जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उनके अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला और वे नर्म पड़कर मजदूरी 35% बढ़ाने पर सहमत हो गए। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूल करने पर उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वे लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली कि सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए हैं जो लगान दे सकते हों, तभी यह संघर्ष वापस लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों में एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे। इन अनुभवों ने गांधी जी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वे जीवन भर उनके हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे। वे वास्तव में भारत के ऐसे पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकाकार कर लिया था। जल्द ही वे गरीब भारत, राष्ट्रवादी भारत और विद्रोही भारत के प्रतीक बन गए। गांधी जी को 3 दूसरे लक्ष्य भी जान से प्यारे थे। इनमें पहला था हिंदू मुसलमान एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष और तीसरा था देश की स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। अपने लक्ष्यों को उन्होंने एक बार संक्षेप में इस प्रकार लिखा था: मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे निर्धन व्यक्ति भी इसे अपना देश समझे और इसके निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों का कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना हो, जिसमें सभी समुदाय पूरे सद्भाव के साथ रहते हों, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे। मेरे सपनों का भारत यही है। गांधी जी एक धर्मपरायण हिंदू थे, मगर उनका सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिकोण संकुचित न होकर बहुत व्यापक था। उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है, ना ही इस्लामी और ना ही कोई और संस्कृति। यह सबका समन्वय है। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति में पूरी तरह लीन हों, मगर साथ ही दूसरी विश्व संस्कृतियों से जो कुछ अच्छे तत्व मिलते हों उन्हें स्वीकार करें। उन्होंने लिखा है, मैं चाहता हूं जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देशों की संस्कृतियों की बयारें मेरे घर में से गुजरें, लेकिन इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं है। दूसरे जनगण के घर में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं है। अब हम
रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह को पढ़ेंगे। दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रोलट कानून से धक्का लगा। फरवरी 1919 में उन्होंने एक सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। संघर्ष का यह एक नया रूप था। राष्ट्रवादी आंदोलन चाहे नरमपंथियों के नेतृत्व में हुआ हो या गरमपंथियों के, अभी तक आंदोलनों तक ही सीमित था। बड़ी सभाएं और प्रदर्शन, सरकार से सहयोग करने से इनकार, विदेशी वस्त्रों तथा स्कूलों का बहिष्कार या व्यक्तिगत हिंसक कार्यवाही अभी तक राजनीतिक कार्य के यही रूप राष्ट्रवादियों को ज्ञात थे। सत्याग्रह ने फौरन ही आंदोलन को एक नया और उच्चतर स्तर तक उठा दिया। अब मात्र आंदोलन करने तथा अपने असंतोष और क्रोध को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने की जगह राष्ट्रवादी सक्रिय कार्य भी कर सकते थे। इसके अलावा इस विधि को किसानों, दस्तकारों और शहरी गरीबों के राजनीतिक समर्थन पर अधिकाधिक निर्भर रहना था। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से गांव में जाने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि भारत वहीं बसता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को अधिकाधिक साधारण जनता की ओर मोड़ा। खादी यानी घर में सूत काटकर घर में बुना गया कपड़ा इस रूपांतरण का प्रतीक थी और जल्द ही यह सभी राष्ट्रवादियों का लिबास बन गई। श्रम की महिमा और आत्मनिर्भर का महत्व समझाने के लिए गांधी जी स्वयं रोज सूत काटते थे। उन्होंने कहा कि भारत की मुक्ति तभी संभव है जब जनता नींद से जाग उठे और राजनीति में सक्रिय हो। जनता ने भी गांधी जी के आह्वान का जोरदार उत्तर दिया। 1919 में मार्च और अप्रैल महीनों में भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक जागरण आया। लगभग पूरा देश एक नई शक्ति से भर उठा। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। हिंदू मुसलमान एकता के नारे हवाओं में गूंजने लगे। पूरे देश में बिजली की लहर दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन के अपमान को और सहने को तैयार नहीं थी। अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे। सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने पर आमादा थी। बंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली तथा दूसरे नगरों में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बार बार लाठियों और गोलियों से प्रहार हुआ। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया। सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। इस समय सरकार ने आधुनिक अपराध भी किया। पंजाब में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी मगर भारी भीड़ अपने लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने शहर की जनता को आतंक द्वारा वश में करने का निश्चय किया। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा बाग था, मगर इसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। शेष 3 ओर से वह मकानों से घिरा था। डायर ने बाग को फौज द्वारा घेर लिया और निकास द्वार पर एक फौजी दस्ता खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अपने फौजियों को राइफलों और मशीन गनों द्वारा अंदर घिरी भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दिया। वे तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि
गोलियां खत्म नहीं हो गई। हजारों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और लोगों पर अत्यंत जंगली किस्म के अत्याचार किए गए। एक उदारवादी वकील विश्व स्वामी अय्यर ने, जिन्हें सरकार ने नाइट की उपाधि दी थी, पंजाब के अत्याचारों के बारे में लिखा है। जलियांवाला बाग में लोगों को बिखरने का अवसर दिए बिना सैकड़ों निहत्थे लोगों पर कत्ले आम गोलीबारी में घायल सैकड़ों लोगों की दशा के प्रति जनरल डायर की बेरुखी, जो लोग बिखर कर भागने लगे थे उन पर मशीन गनों से गोलीबारी, लोगों पर सार्वजनिक रूप से कोड़े बरसाना, हजारों छात्रों को उपस्थिति जताने के लिए 16 मील दूरी प्रतिदिन जाने का आदेश, 500 छात्रों और प्रोफेसरों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, 5 से 7 वर्ष के स्कूली बच्चों को भी झंडे की सलामी के लिए परेड में उपस्थिति रहने के लिए बाध्य करना, एक विवाह मंडली पर कोड़ों की बारिश, डाक पर सेंसर, 6 सप्ताहों तक बादशाही मस्जिद पर ताला, किसी ठोस कारण के बिना लोगों की गिरफ्तारी और नज़रबंदी, इस्लामियत स्कूल के 6 सबसे बड़े बच्चों पर कोड़ों की मार, केवल इसलिए कि वे स्कूली बच्चे थे और बड़े थे। गिरफ्तार लोगों को खुलेआम बंद रखने के लिए बड़े पिंजरे का निर्माण, दंड के नए नए रूपों जैसे सड़क पर रेंग कर चलने के आदेश, कूदते हुए चलने के आदेश का आविष्कार आदि, जो नागरिक या सैनिक किसी भी कानून प्रणाली के लिए अज्ञात हैं। लोगों को एक ही बेड़ी में आपस में जकड़ कर रखना और उन्हें खुली ट्रकों में 15-15 घंटों तक रखना, निहत्थे नागरिकों के खिलाफ हवाई जहाज़ों और लेविस गनों तथा वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के नवीनतम ताम झाम का उपयोग, लोगों को बंधक बनाना, गैर हाजिर लोगों को हाजिर कराने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त कर और नष्ट करना, हिंदू मुसलमान एकता के परिणाम जताने के लिए एक हिंदू और एक मुसलमान को एक ही बेड़ी में जकड़कर रखना, भारतीय घरों का पानी और बिजली काट देना, भारतीय घरों से पंखे हटाकर यूरोपियों को उपयोग के लिए दे देना, भारतीयों के सभी वाहनों को लेकर उपयोग के लिए यूरोपियों को दे देना। ये सब उस मार्शल लॉ प्रशासन की अनेक घटनाओं में से कुछ एक हैं, जिसने पंजाब में आतंक का राज कायम किया तथा जनता को हिलाकर रख दिया था। पंजाब की घटनाएं जब लोगों को ज्ञात हुई तो पूरे देश में भय की एक लहर सी दौड़ गई। साम्राज्यवाद तथा विदेशी शासन जिस सभ्यता का दावा करते थे, उसके पर्दे में छिपे घिनौने चेहरे और बर्बरता का जीता जागता रूप लोगों ने देखा। जनता के इस कष्ट का वर्णन महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, जिन्होंने इसके विरोध में अपने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने घोषणा की कि वह समय आ गया है जब सम्मान के प्रतीक अपमान अपने बेमेल संदर्भ में हमारी शर्म को उजागर करते हैं, और मैं, जहां तक मेरा सवाल है, सभी विशिष्ट उपाधियों से रहित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित क्षुद्रता को सहने के लिए बाध्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।